नमस्कार द फेडरल देश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, जहां पे कुछ दिलचस्प आज वाकया देखने को सुनने को मिले हैं, बयान सुनने को मिले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, वो सिवान जिले गए थे, जहां आपको पता है कि इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव है और वहां पे परियोजनाओं का शुभारंभ से लेकर शिलान्यास का दौर शुरू हो चुका है। पहले भी वो मधुबनी जा चुके हैं और बिहार में जो है सासाराम भी वो गए थे और आज उनका दौरा सिवान था। आपको पता है कि सिवान बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिहार में और शहाबुद्दीन के नाम से हालांकि लोग सिवान को दिमाग में लेकर चलते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ रैली हुई और रैली में जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है वो बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से कि वो नीतीश कुमार और जेडीयू को बहुत बेचैन कर सकती है। उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको उनका एग्जैक्ट जो वक्तव्य है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने जैसे ही उनका भाषण खत्म हो रहा था, अपने भाषण में उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस, जंगल राज, पंजा, ये सब तो हमला किया, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि बिहार को जो लॉन्चिंग पैड चाहिए था वो नीतीश कुमार के प्रयासों से तैयार हो चुका है। यानी 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 सालों से। तो मोदी कह रहे हैं कि बिहार को जो लॉन्चिंग पैड चाहिए था वो नीतीश कुमार के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए एनडीए आप समझिए, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी आर, कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एनडीए के घटक दल हैं। तो अब एनडीए बिहार को नई बुलंदी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन वे बनाएंगे। इस बयान का बहुत मायने रखता है जब वो कह रहे हैं कि बिहार को जो मिलना था, लॉन्चिंग पैड जो चाहिए था, वो नीतीश कुमार लॉन्चिंग पैड दे चुके हैं। अब यहाँ से एनडीए जो है वो बिहार को नई बुलंदी पर ले जाएगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं ललित राय, हमारे सहयोगी, जो बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत उनकी पैनी नजर रहती है। और प्रधानमंत्री का ये बयान महज संजोग नहीं है, बहुत ही सोची समझी ये क्योंकि वो कुछ ऐसे वो बोलते नहीं हैं। और जब वो कह चुके हैं तो ये एक पेंडारा बॉक्स उन्होंने खोल दिया है यहाँ से कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री के साथ किसके चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। ये पेंडारा बॉक्स खुल चुका है और इसी पे ललित राय की हम राय लेंगे। ललित जी, आप किस तरीके से देखते हैं, 20 सालों से लॉन्चिंग पैड जो बिहार को चाहिए था वो मिल चुका है, अब यहाँ से अगला जो उड़ान है उसके लिए कौन सा पैड अब चाहिए, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? मनीष जी, जैसा कि देखिए कि अभी बिहार में पिछले मतलब आज की तारीख से 3 से 4 दिन पहले तक वहाँ पे जमाई आयोग, जीजा आयोग, उसके बाद फिर आपका मेहरारू आयोग, ये सारी चीजें धमाद मतलब आयोग। चल रही। हाँ, ये सब वहाँ की राजनीति में ये सब बातें चल रही थी और वहाँ के नेता सत्ता पक्ष विपक्ष जो है निशाना भी साध रहा था। इस बीच आज जो प्रधानमंत्री जब सिवान के जसौली इलाके में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो खास बात यह है कि वो भोजपुरी में अपना संबोधन दिए, शुरुआत किए। जैसा कि उनकी यूएसपी भी है कि जहां जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके की भाव बोली के जरिए जो है अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें खास तौर से सिवान और अगल बगल की जैसे थावे का जिक्र किया, महेंद्रनाथ, हंसनाथ, ये सारी मठों का जिक्र किया और जो धार्मिक जो स्थल है उनका जिक्र किया और उसके जरिए एक अपने आप को कनेक्ट किया कि वो बिहार के भले ही ना हो, लेकिन बिहार की जमीन को, बिहार की जो एक संस्कृति है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते बूझते हैं। उसके बाद उन्होंने तमाम सारी बातें भी कही कि किस तरीके से एनडीए की रिजीम में हमने बहुत कुछ कर दिया है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो जो जरूरतें जो बिहार की है उसको हम पूरी कर रहे हैं। और खास तौर से मढ़ौरा रेल प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया कि जैसे देखिए कि एनडीए के शासन में मढ़ौरा का जो रेल प्रोजेक्ट है वो अपने आप में यूनिक है कि किस तरीके से हम कोई काम करते हैं तो ठोक बजा के करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी बुनियाद जो है मजबूत होती है। इन सब के बीच जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, संबोधन में कहा कि वो जाते जाते नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी कर गए
जब उन्होंने ये कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हमें एक बेहतर लॉन्चिंग पैड मिल गया है और अब हमें आगे बढ़ना है। तो राजनीति में, सियासत में क्या होता है कि संकेतों की बहुत बड़ी अपनी एक भूमिका होती है हर बात, और बहुत बड़ी शख्सियत जब किसी विषय पे अपनी बात को रखता है या अपने विचारों को देता है, तो उसके बाद वो सीधे तौर पे कहने के बजाय वो संकेत के जरिए, कुछ शब्दों के जरिए वो सारी चीज, अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर देता है। अब ये सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि जेडीयू के खेमे में निश्चित तौर पे आज की तारीख में तो बेचैनी होगी, यद्यपि बेचैनी उसके पहले भी होती रही है, क्योंकि आप देखिए कि तेजस्वी यादव बार बार ये कहते रहे, आरोप लगाते रहे हैं और लगाते भी हैं कि ये लोग ये नहीं बताते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के चुप्पी साध जाते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रधानमंत्री ने सिवान की धरती से जो बात कही, उसकी जो राजनीतिक जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं, मायने हैं, वो बहुत बड़े हैं। यहाँ पे इस प्रसंग में एक विषय को लाना बहुत जरूरी है कि आपने देखा कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में क्या कहा जो है कि अगर बिहार की जनता चाहेगी तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब घटनाक्रम को देखिए कि वो जब ये कहते हैं कि बिहार की जनता चाहेगी तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जो स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो उससे उसमें एंटर, सक्रिय तौर पर एंटर तभी करेंगे जब बिहार की जनता चाहेगी। अब आप भी जानते हैं कि नेताओं की मंशा और इच्छा वो सब कुछ जनता के हिसाब से ही चलती है, और उनके लिए जनता कौन होती है, क्या होती है, जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है नीतीश कुमार के लिए और उसके बाद जो उनकी पार्टी के लिए। और मनीष, एक चीज और है कि इसमें एक अहम बात यह है, इसको देखिए आप, कि यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के तौर पर नीतीश कुमार के साथ रही और एनडीए की सरकार बनी। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार 2015 में अलग हुए, फिर 2020 में अलग हुए, फिर इकट्ठा हुए, ये तमाम सारी चीजें वो चलती रही। इसीलिए नाम भी उनका पलटू राम दे दिया गया जो है, कि वो कब पलटी मार जाएंगे कुछ पता नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि बात सच है कि 2020 के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखें तो एक ऐसी पार्टी जो संख्या बल में अपने सहयोगी से कम है, उसका व्यक्ति जो है वो सूबे का मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है राजनीतिक तौर पे, या जो राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो इस चीज को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि एक ऐसी पार्टी जिसका संख्या बल में वो कम है और उसका व्यक्ति जो सूबे का जो मुख्यमंत्री है, तो ये राजनीतिक तौर पे इसको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को जो प्रगति और सुशासन के रास्ते पे जो बिहार चला, उसका हम सम्मान करते हैं। और हमारे लिए क्या है कि वो उस सम्मान की भावना के साथ जो है हम नीतीश जी के अगुवाई में जो है फिर सरकार बनाने में मतलब सरकार चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई भी पार्टी खुद को राष्ट्रीय फलक पर 2047 तक सत्ता में काबिज रहने की जो है वो मनसा पाल बैठी है, तो वो बिहार जैसे सूबे को वो क्यों चाहेगी कि वो बिहार जैसा सूबा उसके डायरेक्ट जो कंट्रोल में ना आए। तो यानी कि एक तरीके से मैसेजिंग देने की एकदम कोशिश है, और मैसेज करीब करीब ये साफ कर दिया गया है। अब इसके जेडीयू के नेताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात है, और जेडीयू किस तरीके से लेती है ये समझने वाली बात है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर प्रधानमंत्री ने सिवान की धरती पर ये बात कही है कि लॉन्चिंग पैड तैयार हो चुका है, बेहतरीन लॉन्चिंग पैड, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये कुछ ऐलान, कुछ महाराष्ट्र जैसी की स्थिति बने कि इलेक्शन जो है इनके हिसाब से लड़ा जाएगा और फिर बाद में जो नंबर ऑफ सीट्स आएंगी उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। जी मनीष। मैं आपको कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगा ललित कि अभी जो जेडीयू की जो मौजूदा स्थिति है, आप देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपने उनके व्यवहार भी देखे होंगे, चाहे विधानसभा में महिलाओं को लेकर उनका बयान हो, चाहे मंच पे अगल बगल उनके जो भी होता है उसके साथ जो उनका एक बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, उनके तो स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है कि जबरदस्ती जो है फाइलें मनीष, आप पे। इस तस्वीर का जिक्र करना चाह रहे हैं? मैं ये तो तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की, और आपको याद होगा कि विपक्ष ने कितना इस पे मुद्दा कटाक्ष बना किया था।
क्योंकि अगर पॉलिटिकल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर हैं, इसमें दो राय नहीं है। 2002 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 2002 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आपको याद होगा कि 2000 में नीतीश कुमार एक बार बिहार में मुख्यमंत्री बन चुके थे और एनडीए सरकार में रेल मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, और नीतीश कुमार बहुत ही उस समय बड़े नेता के तौर पे देखे जाते थे। हालांकि वो सरकार गिर गई थी, 2000 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। आरजेडी बाद में सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार की वो सरकार चली नहीं। 2005 में तो अगर राष्ट्रीय फलक पे राजनीति के अनुभव के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार पे आपको याद होगा ललित कि जब बिहार में आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, तो 5 करोड़ के चेक को लेकर नीतीश कुमार किस तरीके से तमतमाए थे। उन्होंने गुजरात को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चेक भी वापस किया था। यहाँ तक कि पंजाब में एक रैली थी एनडीए की और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के हाथ उठा के वहां पे जनता के बीच में अभिवादन किया। उस पे काफी नाराज हो गए थे नीतीश कुमार इसको लेकर, और काफी उस एक डिनर भी रद्द कर दिया था नेताओं का। तो ये काफी कुछ वाकया है जो कि आपको ध्यान होगा, लेकिन वही नीतीश कुमार आज देखिए कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। लेकिन मैं क्या कह रहा था आपको, आपको याद होगा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 50-55 के आसपास उनके पास केवल विधायक थे ललित, और वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ पिछले बीते साल 2024 में, आज देखिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी वहां पे सब 100 से ज्यादा उसके विधायक हैं, और एक नाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद स्वीकार करते हैं, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में भी कुछ, क्योंकि 43 केवल विधायक थे 2020 में जेडीयू के, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विधायक उसके सबसे ज्यादा विधायक थे। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में जो महाराष्ट्र में 2024 में हुआ, क्या उसी की पुनरावृत्ति 2025 में होगी? क्योंकि नीतीश इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, ये बात तो तय है। हालांकि आपको बता दूं, उनके इर्द गिर्द जितने नेता बैठे हुए हैं जेडीयू के, आज उनके लॉयल्टी क्या उनकी नीतीश कुमार के साथ है या नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है। चाहे वो संजय झा की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, उनके जितने इर्द गिर्द नेता हैं वो कहीं ना कहीं आज के तारीख में बीजेपी के सबसे करीब है। तो नीतीश कुमार की क्या स्थिति होगी 2025 विधानसभा चुनाव के बाद, ये कहना बड़ा संशय है। और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र बिहार में दोहराया जाएगा? मनीष, सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि दर्शकों से हमारी अपील भी है, द फेडरल देश की अपील है कि वो उनके मन में अगर कोई सवाल बिहार को इस घटना को लेकर के जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसको लेकर के अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और उनको सवालों को भी हम लेंगे और उन सवालों को भी उस सवालों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जनता की राय क्या है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच दर्शकों से अपील है कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मनीष, आपका जो सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे बड़ी चीज है कि वो सियासत में वो सियासतदान ही कौन जो कि इतिहास की घटनाओं को भूल जाए, क्योंकि इतिहास की घटनाओं को कोई भी सियासी जो शख्सियत होता है वो भूलता नहीं है, और जो भूल गया वो सियासी चेहरा नहीं है। आपको याद होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, मतलब 2014 से पहले। उसी दौरान जो है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे वो नीतीश कुमार भी हुआ करते थे। एनडीए का ही हिसाब किताब था, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसको लेकर के कशमकश था। और नरेंद्र मोदी के नाम पर यह कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्शन था पार्टी के बाहर, बीजेपी के बाहर, तो वो नीतीश कुमार थे। तो कहने का अर्थ है कि वो सारी चीजें उसको नरेंद्र मोदी जो है कैसे भूल सकते हैं, या बीजेपी उस चीज को कैसे भूल सकती है जो कि पिछले 11 साल से देश की सत्ता पर काबिज है। और सियासत में कहा जाता है कि एक टाइमिंग का बहुत मैटर करता है। समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समय पर कौन सी बात कही जाती है। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर के तरह तरह की बातें वो मीडिया में भी चलती हैं, और आपने देखा भी होगा कि विजुअल्स भी जो आते रहते हैं, तस्वीरें जो आती रहती हैं, उसमें सामान्य आदमी भी पूछ देता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री किसी आईएएस अफसर के सिर पर गमला रख देगा, या कोई मतलब नीतीश कुमार जब वो जनगण मन अधिनायक ये मतलब उसका गान होता है तो उसके बाद जो है वो अपने बगल के बैठे हुए अधिकारी का हाथ जो है पकड़ना शुरू कर देते हैं,
और वो उनको याद दिलाता है कि अरे सर जरा देखिए कि नेशनल एंथम चल रहा है। तो यानी कि इस तरह की स्थिति, और जिसको विपक्ष जो है हमेशा मुद्दा उठाता रहता है, बनाता रहता है, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी लोगों को ये सोचना होगा कि क्या उनका जो नेता है वो हेल्थ वाइज भी अब जो है अपनी पारी को आगे बढ़ा पाने में सक्षम है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं का जिक्र किया, जैसे संजय झा का, चाहे ललन सिंह का, चाहे अशोक चौधरी का, इनके बारे में खासतौर से बिहार की जो जनता है, बिहार में ये बहुत साफ तौर पे चलता है कि ये लोग जो कहने को फिजिकली ये लोग प्रेजेंट है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इनका झुकाव, इन लोगों का झुकाव जो वो बीजेपी की तरफ हो गया है और बीजेपी को डेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल एक ट्वीट भी किया था तेजस्वी यादव ने, जब वही वो मेहरारू आयोग का वो जिक्र कर रहे थे, तो उसमें ये लिखा जो है कि ये भूजा पार्टी के लोग जो है ये नीतीश कुमार को जो बर्बाद करके छोड़ देंगे जो है, मतलब वो चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी रहे। तो कहने का अर्थ है कि ये टाइमिंग की ही बात है। और यदि एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी का सबसे टॉप मोस्ट लीडर जो है, जो देश की अगुवाई कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी मतलब वो वन मैन शो एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो होता है, अगर इस तरह की बात वो कहते हैं तो स्वाभाविक है कि ये सोचना तो पड़ेगा जेडीयू के नेताओं को कि वो आखिरकार जो है इसका मतलब वो कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाभाविक तौर पे जेडीयू के नेता यही कहेंगे कि हम लोग वो पार्टी है जहाँ पे हर कोई, हर शख्स जो है अपनी बात रख सकता है और विचारों में हमारे भिन्नता मत भिन्नता जो भी कुछ है और उसको हम सार्वजनिक तौर पे भी बयां करते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस पर किस तरीके से रिएक्शन आता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद से तेजस्वी यादव की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखना बहुत अहम है। जी मैं मनीष। आपको कुछ ललित आपको बताऊं, कुछ ये तस्वीरें हैं आज प्रधानमंत्री की रैली की, जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। ये प्रधानमंत्री सिवान में जो आज रैली थी ये दिखा रहे, ये वही मंच है जहाँ पे प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी साल जनवरी में आपको बता दूं ललित की संजय झा राज्यसभा के सांसद हैं, और जाहिर तौर पर आपको पता है कि संजय झा वो बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और यहाँ आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार को अगर कोई हैंडल करने वाला दिल्ली में कोई बीजेपी का नेता था तो वो अरुण जेटली थे, जब वो जीवित थे। अरुण जेटली नीतीश कुमार में बहुत अच्छी दोस्ती थी। नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली आते थे तो सबसे पहले वो अरुण जेटली से मिलते थे, और अरुण जेटली और नीतीश कुमार के बीच में जो समन्वय था, जो उसका काम संजय झा करते थे। वो जेडीयू में रह के वो बीजेपी के व्यक्ति शुरू से कहलाते थे संजय झा। आज संजय झा के जनवरी के महीने में उनके यहाँ मकर संक्रांति पे दिन में लंच था, और आपको बताऊं गृह मंत्री अमित शाह उनके उस भोज में जो है सम्मिलित होते हैं। तो ये अपने आप में संकेत, जब आप ललित खुद संकेत की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह संजय झा के उस भोज में जाते हैं मकर संक्रांति के। इसी से ये अंदाजा लगता है कि संजय झा बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं। और जेडीयू, अब जो जेडीयू नई जेडीयू बनेगी उसमें संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका है। और बीजेपी अगर नीतीश कुमार को अगर किसी तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो लॉन्चिंग पैड जो है बिहार में, उन्होंने लॉन्च पैड तैयार कर दिया, अब हम आगे बिहार को ले जाएंगे, हमारी एनडीए की जिम्मेदारी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री के मन में बन बैठ चुका है। आपको क्या लगता है वो क्या बातें हैं? अब यहाँ से किस तरीके से देख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री के, क्योंकि इंडिया का चेहरा तो निश्चित तौर पर, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है कि तेजस्वी इंडिया के चेहरा होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है एनडीए का चेहरा कौन होगा? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ेंगे, या किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाला समय? मनीष, सबसे पहले दर्शकों को हम बता दें कि तेजस्वी यादव का एक ट्वीट भी आया है और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि सर जी झूठ मत बोलिए, 20 वर्षों का हिसाब दीजिए। और मनीष, इसमें वो कई सवाल पूछते हैं कि गरीबी क्यों है यहाँ, बेरोजगारी क्यों है यहाँ, अपराध क्यों है यहाँ, शिक्षा बदहाल क्यों है यहाँ, अब दामादवाद क्यों है यहाँ। देखिए, इसी चीज का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि क्या मतलब तेजस्वी यादव का मतलब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रिएक्शन आया है, तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। और तेजस्वी यादव के बारे में मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी की तरफ से सीएम पद के जो चेहरे हैं वो तेजस्वी यादव होंगे, यानी कि सारी संभावनाओं पर
जो भी किस तरह की संभावना रही हो प्रताप यादव के प्रकरण के बाद और इस तरह की चीज, तो उस पर विराम लगा दिया। और इस तरीके से तेजस्वी यादव, अब देखिए कि क्रमवार उन्होंने करीब करीब 20 सवाल पूछे हैं, जिसमें दामादवाद का भी जिक्र है, जिसमें भ्रष्टाचार का जिक्र है, किसान परेशानी का जिक्र है, महिलाओं के एनीमिया का जिक्र है, 400 रुपए सामाजिक पेंशन की बात है, पुल और सीएम में ठहराव क्यों नहीं है। अब देखिए मनीष तेजस्वी यादव ने भी क्या है कि सांकेतिक तौर पर पुल और सीएम में ठहराव क्यों नहीं है। आपने जैसा कि देखा कि बिहार में हाल के दिनों में किस तरीके से पुल जो है पूरे बिहार में, चाहे वो मतलब सीमांचल से उठा लीजिए और इधर एकदम उत्तर प्रदेश की सीमा तक आ जाइए, चाहे जो है कैमूर भभुआ से लेकर के चंपारण तक चले जाइए, किस तरीके से पुल जो है वहां पे गिरते रहे हैं। पुल ऐसे बनते रहे हैं जहाँ पे पुल बनाने की जरूरत नहीं, वहां पे पुल है। और कुछ ऐसे पुल हैं कि जो कि 20-20 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो बन नहीं रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि पुलों में न तो ठहराव है और न तो सीएम में ठहराव है। और सीएम में ठहराव की जब जिक्र कर रहे हैं तो कहीं कहीं वो स्वास्थ्य के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से तेजस्वी यादव ने भी अपना मोर्चा खोल हम दिया। अपने दर्शकों को तो ललित, हम अपने दर्शकों को वो दिखाते भी हैं कि इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या यही वो ट्वीट है जिसको शेयर किया है अखिलेश एकदम तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, 20 वर्षों का हिसाब दीजिए मोदी जी। ये तो अगर प्रधानमंत्री ललित अपने भाषण में बार बार बिहार में गरीबी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इन 3.75 करोड़ लोग जो है बिहार में गरीबी से उनके कार्यकाल के दौरान बाहर निकले हैं। अभी जो सरकार डेटा पेश करी है कि 25 करोड़ लोगों को हम बिहार गरीबी से पूरे देश में बाहर निकालने में कामयाब हुए, उसमें वो बता रहे हैं कि 3.75 गरीब बिहार में गरीबी से बाहर निकले हैं। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री आज भी जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उसमें बिहार में गरीबी का वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये भी सत्य है कि 20 साल से बिहार में एनडीए का शासन है, तो यही हिसाब मांग रहे हैं गरीबी क्यों है यहाँ पे। ये तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये ट्वीट किया है। बिहार की चुनावी यात्रा में जवाब दीजिए मोदी जी, 20 वर्षों का पूरा हिसाब दीजिए। और आपने जिस बात का कहा कि पुल और सीएम में ठहराव कभी नहीं, क्यों नहीं। क्यों नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपने बात कहा, इतना भ्रष्टाचार क्यों है यहाँ पे, दामादवाद क्यों है यहाँ पे। देखिए कल हमने दामादवाद पे हम चर्चा कर रहे थे, अपराध क्यों है। देखिए अभी हाल फिलहाल में कल ही तेजस्वी के घर के बाहर में गोली चली है। आपको ये भी पता है कि आरजेडी एक नया एंगल दे रही है, क्योंकि आपको याद है कि वो अपने चुनावी यात्रा से लौट रहे थे और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अब उनके घर के सामने गोली चलती है। उनके काफिला में एक्सीडेंट हुआ था गोरोल के पास, हाजीपुर से पहले और मुजफ्फरपुर के बीच में। और अब कल गोली चलती है, तो उसके बाद आरजेडी उसको मुद्दा बना रही है कि ये क्या हो रहा है बिहार में। और ये ट्वीट सोशल मीडिया पे जो है आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से डाला गया है। तो ये हम दिखाना चाह रहे थे दर्शकों को। तो ललित आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मनीष मैं वही कह रहा था कि अच्छा मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि जनता भी इस बात को मतलब समझती भी है कि देश को आजादी मिले, 47 में देश आजाद हुआ और आज 2025 में भी वही बिजली, वही सड़क, वही पानी, वही मुद्दे रहते हैं। मतलब है कि इतने साल के बीत जाने के बावजूद भी मुद्दे वही हैं। और खास बात यह है कि जो सरकार, जो पार्टी जो सत्ता में रहती है उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, और सत्ता से बाहर होते ही जब विपक्ष में जाती है तो वो अपने ही जाने अनजाने में अपनी ही पार्टी की, अपनी सरकार को ब्लेम कर रही होती है। तो ये क्या है कि ये बिहार की बात नहीं है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ये बात हो रही है और तेजस्वी यादव ने उन्हीं सारे मुद्दों को उठाया है। और बात सही है कि अगर बिहार में सुशासन है तो उसके बाद इतना अपराध क्यों है। उसके बाद वो कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है तो पुल धड़ाम धड़ाम गिरते क्यों हैं। बिहार में क्या है कि अगर पुलिस की व्यवस्था इतनी बेहतर है और शराब पर जो है रोकबंदी लगी हुई है, तो उसके बाद भी जो शराब जो है जिस कीमत पे दूसरे राज्यों के लोग पीते होंगे उससे ज्यादा कीमत पर, मतलब उसकी स्मगलिंग ज्यादा बढ़ गई है। तो कहने का अर्थ है कि तेजस्वी यादव शुरू से ही लेकर के जो है सरकार को घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, घेर रहे हैं, और ये जनता तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि देखिए जो हमारे खिलाफ जंगल राज का जो आरोप लगा करता था, ये तमाम सारी बातें थी, उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन यह है कि आज तो आप सारे लोग अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। और ये जो सवाल है, इन सवालों से एकदम साफ है कि उन्होंने हर मुद्दों को तेजस्वी यादव ने उठाने की कोशिश की है और जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि एनडीए के नेता जिस तरह की बात करते हैं उसकी सच्चाई ये है जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। और कोई भी बिहार का कोई भी वासी होगा, बासिंदा होगा, उसको ये पक्के तौर पे ये पता है कि बिहार की स्थिति इस समय क्या है।
लेकिन कुल मिला करके क्या है कि अब देखेंगे कि बिहार के अंदर का जो एक सामाजिक जो समीकरण बनेगा, पार्टियों के बीच का जो एक इक्वेशन बनेगा, वो बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मैसेजिंग की है। और इस पे देखने वाली बात है मनीष की चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि चिराग पासवान भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ये कहा जाता है, और जेडीयू के जितने भी कद्दावर नेता जो थिंक टैंक, वो मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के सीटों में जो क्षरण हुआ था, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी जिम्मेदार थी, और उसको लेकर के वो खफा भी रहे बहुत लंबे काफी समय तक। काफी काफी ज्यादा, ललित भाई बताओ, काफी ज्यादा नीतीश कुमार नाराज थे। और यहाँ तक कि मुझे ध्यान में आ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ गए थे और आ रहे थे उस शाम में, बीजेपी के नेता उनसे मिलने गए, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो नहीं मिले एकदम क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि चिराग पासवान के कारण उनको काफी नुकसान हुआ है। उसके पहले 70 के ऊपर विधायक उनके हुआ करते थे और सीधे गिर के वो 45 के नीचे आ गए। तो काफी नीतीश कुमार और लंबे समय तक नाराज रहे उसको लेकर। लेकिन ये पैचअप हुआ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, जब उन्होंने चिराग को लगता है माफ कर दिया। हालांकि चिराग नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे आजकल खुद को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मनीष, यही यही सबसे बड़ी बात है कि स्वाभाविक तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि 2020 की जो स्थिति बनी उसमें, या आज के भी दौर में एक ऐसी पार्टी का व्यक्ति जो है सूबे का मुखिया है जिसकी संख्या जो है बीजेपी से कम है। तो मैंने कहा ना कि जैसा कि हम लोग कह भी रहे थे कि ये स्वाभाविक, ये सवाल तो होता ही होता है कि सियासत का एबीसीडी सीखने वाला भी शख्स इस चीज को समझेगा जो है कि आखिरकार ये मामला कब तक चलेगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि बिहार में बीजेपी जिस समय संघर्ष कर रही थी और धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश की, आज का बिहार निश्चित तौर पे वो 2000 वाला बिहार नहीं है, 1990 का बिहार नहीं है। 1990 के बिहार में, 2000 के बिहार में इस बात की मतलब कल्पना करना भी मुश्किल था कि बीजेपी के पास जो सीट संख्या होगी वो 70 के पार चली जाएगी। लेकिन बीजेपी ने अनवरत कोशिश करने के बाद इस चीज को दिखाया जो है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, आप देखें कि मंडल कमीशन का कितना ज्यादा जोर था, सामाजिक न्याय का कितना ज्यादा जोर था, और उसको लेकर के किस तरीके से शरद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो, ये लोग उन मुद्दों को उठाया करते थे और एक तरीके से पोर्ट्रे किए कि बीजेपी का मतलब है केवल अगड़ा पार्टी, अगड़े समाज की ये पार्टी है जिसका पिछड़ों से, दलितों से, महादलितों से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सामंती मानसिकता के प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला है, जैसे जैसे विकास की बयार बही है, वैसे वैसे क्या हुआ कि थोड़ा सा सोच में बदलाव हुआ है। और आप देखेंगे कि 2014 के बाद एक तरीके से जो लाभार्थी वर्ग का उदय हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ये संदेशा देने में कामयाब रही कि हम केवल और केवल जो है अगड़ों की पार्टी नहीं है, हम सभी दलों की पार्टी है, सभी पक्षों की पार्टी है, पूरी जनता की पार्टी है। और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसका नतीजा आपने देखा कि 2020 के चुनाव में नजर भी आया। तो अब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो चला है कि वो निश्चित तौर पे कुछ और सहयोगियों के साथ मिलजुल करके एक लीड ले सकते हैं, फ्रंट पर जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। लिहाजा इस तरह की बात कही जा रही है। यद्यपि बीजेपी के नेता बड़े ही साफगोई के साथ हमेशा बार बार कह देते हैं कि भाई हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, और उसके बाद जो इस तरह का सवाल पूछने का क्या मतलब है। तो कुल मिला करके ये है कि अब जो है आज के पीएम के बयान के बाद बिहार की सियासत में जो सियासी दल हैं वो कौन सी लेंथ और लाइन लेते हैं, वो देखने वाली बात है। अभी चिराग पासवान के ट्विटर हैंडल को मैं देख रहा था, तो अभी उनके एक्स हैंडल पर कोई मतलब बात नहीं आई है प्राइम मिनिस्टर की रैली को लेकर के, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। और तेजस्वी यादव का जहां तक अब तक आया है, वो 20 सवाल अभी पूछे हैं, कोई बहुत मारक तरीके से कोई सवाल अभी नहीं उन्होंने उठाया है, किया है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये आ जाए कि वो जो कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाना चाहती है, हो सकता है कि इस तरह का ट्वीट जो है उस समय के बाद जो है हम लोग को देखने को मिल जाए। जी मनीष। एक और बात ललित, तो आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जो लॉन्च पैड चाहिए था 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने, वो लॉन्च पैड जो है उनके प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए बिहार को नई बुलंदी देगा। यानी
आपको क्या लग रहा है कि हम लोग मान के चले, या ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार अगले जो कुछ, जब तक बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं तब तक के लिए केवल अब मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये उनकी आखिरी पारी है बिहार के लिए? मनीष, मतलब इस सवाल का जवाब तो नवंबर में जब चुनाव होगा और उसके बाद मतों की गणना होगी, मतों की गणना के बाद साफ हो पाएगा। क्योंकि ये बात तो सच है कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा में वही दल शासन सत्ता में आ पाएगा जिसके पास 123 का आंकड़ा होगा, क्योंकि आधे से एक ज्यादा चाहिए। और क्या मतलब एनडीए का कमबैक होगा या आरजेडी जो है सरकार बनाने में कामयाब होगी, ये समय की बात है, भविष्य की बात है। लेकिन ये बात तो सच है कि जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है और विपक्ष के नेता इस बात को कहते रहे हैं, तो इसमें कोई अब दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, लॉन्चिंग पैड वाले बयान के बाद, विपक्ष के जो नेता हैं वो हमलावर होंगे और वो कहेंगे कि देखिए जो हम कहना चाह रहे हैं कि वही चीज हो रहा है। नीतीश कुमार को जो है वो साइडलाइन करने, किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। और मनीष साहब ने देखा भी होगा कि जब वो जमाई आयोग का जिक्र कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा भी जो है कि आखिरकार जो है जो इस जेडीयू के जो नेता हैं वो अपने ही सगे संबंधियों को या घटक दल के जो नेता हैं अपने सगे संबंधियों को ही प्रमोट क्यों ले रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे की बात, निशांत की बात कोई क्यों नहीं करता है। तो यानी कि वो एक चारा भी फेंकते रहते हैं कि किसी भी तरीके से वो सही जगह पर जो है गेंद लग जाए और नीतीश कुमार अपने मन में कुछ परिवर्तन करें, कुछ बदलाव करें। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है या बनी हुई है उसमें शायद नीतीश कुमार के लिए भी इतना वाइज डिसीजन नहीं होगा कि वो अपनी फिर खेमेबंदी को जो है पलट दें, अपना खेमा जो है फिर गोल पोस्ट को चेंज करें। क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो निश्चित तौर पे जो पलटू राम वाली जो बात हमेशा कही जाती है बिहार की राजनीति में और बिहार के विपक्षी नेता, तो वो सटीक एकदम बैठ जाएगी और उसका पॉलिटिकल खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप 5% 7% पूर्वी वोट के बदौलत जो है पूरी सीटों को नहीं जीत सकते। आज एक और महत्वपूर्ण बात ललित, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के संबोधन को अगर देखें तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री का जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास, आजकल ये सबके जुबान पे रहता है और हमेशा प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करते हैं। लेकिन उन्होंने बिहार में जो इसका नारा का जो एक अलग स्वरूप दिया कि लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। हालांकि जिस मंच पे प्रधानमंत्री आज मौजूद होकर ये बात कह रहे थे, वहीं पे चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, सम्राट चौधरी परिवारवाद के ये सबसे बड़े नुमाइंदे के तौर पे हैं। आपको ये डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता आपको? मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि देश की राजनीति में, चाहे बिहार की राजनीति में, अब जब नेता इस तरह की बात करते हैं तो उसका वो डबल स्टैंडर्ड जो है उनके लिए डिक्शनरी से गायब है। ये हम लोग की चर्चा करने के लिए सही है, जनता भी कहेगी कि दोहरा मानदंड, लेकिन नेताओं की डिक्शनरी से यही शब्द गायब है। वो इसको मानते ही नहीं जो है। वो बार बार तर्क दे देंगे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता है। बात सच है कि मतलब अगर ये बात है, लेकिन ये कि वो ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर का बेटा ऐसे ही डॉक्टर नहीं हो जाता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है और 5 साल 7 साल 8 साल एमबीबीएस एमडी और डीएम की पढ़ाई करनी होती है, तब जाके डॉक्टर बनता है। इंजीनियर का भी बेटा जो है कड़ी मेहनत के बाद वो दाखिला लेता है, फिर 4 साल 6 साल की पढ़ाई करता है, उसके बाद वो इंजीनियर बनता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति हो गई कि फलाने का बाप जो है वो पॉलिटिक्स में है, उसने एकदम सियासत को अपने हिसाब से बिछा रखा है, सारी व्यवस्था एकदम सही है, तो उसका बेटा जो है उसकी एंट्री हो गई, भले ही उसका संघर्ष जो है जीरो हो। सवाल ये हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि डबल स्टैंडर्ड वाली जो बात है वो नेता जो है इस बात को कभी मानते भी नहीं है, उसको अपने हिसाब से उसका तर्कों के साथ वो जवाब भी दे देते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो बिहार की जो राजनीति है, जो 2025 का चुनाव है, ये मान के चलिए जो है कि ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से भाई वही भ्रष्टाचार के चार्जेस आरजेडी पे लगते थे, वही आरजेडी एनडीए पे लगा रही है, वही भाई भतीजावाद परिवारवाद के आरोप जो आरजेडी पे लगता था, वही आरजेडी फिर वही आरोप लगा रही है। तो यानी जंगल राज भी, जंगल राज भी। तो इसका मतलब है कि आरोपों को लेकर के कोई उसमें फर्क नहीं है, वो दोनों पक्ष जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखना यह है कि जनता के दिमाग में
वो देखेगी कि कौन सा जो ज्यादा परिवारवाद जो है कितना डिग्री मैं कितना आपको ज्यादा होता रोकूंगा ललित जी। आज एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने क्या बात कही, उन्होंने जब उनका संबोधन चल रहा था तो वो जो युवा है जो रैली में पहुंचे हुए थे, उनको क्योंकि उन प्रधानमंत्री भी ये मान के चल रहे हैं कि बिहार में जो एक बड़ी आबादी है, उनको शायद ये नहीं पता कि 20 साल से ऊपर के जो युवक है, जो आज से मान लीजिए जो 25 साल के होंगे, उस समय जाहिर तौर पर 2005 में जब सरकार बनी होगी जेडीयू बीजेपी की, तो वो 4-5 साल के रहे होंगे। और अब जो 20 साल के युवा है उनको नहीं पता आरजेडी पे जो चस्पा किया जाता है जंगल राज का, शायद उनको आभास नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में युवाओं को ये भी कहा कि आपको नहीं पता कि बिहार में आपके पूर्वज जानते हैं कि जंगल राज कैसा हुआ करता था। वो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, क्योंकि अखिलेश तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं युवाओं में एक आइकन के तौर पे आजकल बिहार में बनते जा रहे हैं। युवाओं के बीच में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। तो युवाओं के को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री याद दिला रहे हैं कि 20 साल पहले का बिहार क्या था, 25 साल पहले का बिहार क्या था। आपके पूर्वज इस बात को बखूबी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भटक ना जाए। उनको पता ही नहीं कि भाई वो, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं कि लालू यादव या राबड़ी देवी शासन में क्या था नहीं था, उनको क्या पता। मनीष, इन सब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि वो अगर हम लोग का ये प्रोग्राम जो न तो पक्ष है न तो विपक्ष है, निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से ऑनेस्ट तरीके से हम अपने नजरिए को रखते हैं। और यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही साथ जो है आप अपने कमेंट को इनबॉक्स में भी करें, आपके सुझाव जो हैं उसको भी दें, ताकि उसके हिसाब से हम लोग अपने कार्यक्रम को और इम्प्रूव कर सकें। और आपके कमेंट को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, और कुछ अच्छी जो चर्चा का जो एक रुख है उसको दूसरी दिशा में भी अगर जा सकता है तो ले जाने की कोशिश करें। इन सबके बीच मनीष, आपने एकदम सही कहा जो है कि बिहार की राजनीति में पर्टिकुलरली, चूंकि बिहार पर ये हम लोग का प्रोग्राम है, तो बिहार की राजनीति में ये बहुत ही दुखद पक्ष है कि इतना मेधा प्रोड्यूस करने वाला प्रदेश, टैलेंट की कमी नहीं, जितने संसाध्य जो काम है उसमें बिहार के लोग बिना किसी हिचक के साथ देश के किसी भी कोने में, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का पासी घाट हो, जीरो हो, चाहे आपका रामेश्वरम हो, कन्याकुमारी हो, चाहे सौराष्ट्र हो, मतलब देश का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पे बिहार के रहने वाले लोग अपने मेहनत के दम पर, अपनी मेधा के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर अपनी जगह बना रहे हैं, बिहार की इकोनॉमी को जो है अपग्रेड कर रहे हैं। और बिहार की इकोनॉमी को सामान्य तौर पर मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था एक समय, क्योंकि ऐसा इसीलिए मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था कि बिहार के लोग बिहार से बाहर रह करके पैसे भेजा करते थे और बिहार की तरक्की में योगदान देते थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि सरकारों का चेहरा बदल जाता है, पुल गिरते रहते हैं, सरकारों का चेहरा बदल जाता है, भ्रष्टाचार रुकता नहीं, सरकारों का चेहरा बदल जाता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकता नहीं, तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता के मन के अंदर निराशा का भाव भी होता है, निराशा भी होती है। लेकिन यह अपने आप में एक शोध का विषय है कि इतनी निराशा के बाद बिहार की पब्लिक इस बात को समझती है, उसको पहचानती भी है, अच्छे तरीके से जिक्र भी करती है। लेकिन जब मत देने की बारी आती है तो उन दलों का चुनाव करती है जिन दलों को लेकर के तमाम तरह की बातें वो करती है कि उस दल ने बिहार का बंटाधार कर दिया। तो सबसे ललित, बड़ी चीज, मैं प्रधानमंत्री के उस संबोधन, वो जो उनका एग्जैक्ट वाक्य था जो नौजवानों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने हमने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहाँ के नौजवान ने तो 20 साल पहले की बदहाली केवल किस्से और कथाओं में सुनी है। उन्हें नहीं पता जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने देश में के सदियों तक नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन ने शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। यानी साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि कथाओं और किस्सों में जो है बिहार में जंगल राज की, आज जो 20 साल के युवा होंगे या 22 साल 23 साल के होंगे, उन्होंने कथाओं किस्सों में सुना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जंगल राज जो मैं बार बार दुहाई दे रहा हूँ, इसका जो बात कर रहा हूँ ये यूं ही नहीं है, कथाओं किस्सों में नहीं है। अपने पूर्वजों से इसको जानने के प्रयास कीजिए। एकदम सही बात है। और वो एक तरीके से मतलब एक कंपैरिजन करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गूगल आ गया है, आप अपने लोगों से भी पूछिए, अपने बाबा से पूछिए, दादा से पूछिए, नाना नानी से पूछिए,
जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए कि आखिरकार जो 1990-2000 के बीच में क्या हुआ करता था। जो लेकिन सवाल ये है कि जब 1990 और 2000 के बीच में क्या हुआ करता था, तो उसके बाद आज का युवा इतना समझदार हो गया है कि वो ये पूछेगा कि आखिरकार अगर इतनी बात सही, नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ क्यों चले गए, यही नीतीश कुमार जो है फिर 2020 में जो फिर क्यों चले गए। तो बिल्कुल। आखिरकार ये सुविधा परस्ती की बात हो गई कि सुविधा के हिसाब से हमको सत्ता में बने रहना है, तो जंगल और राज 20 नहीं। साल से एनडीए भी, भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार के हिस्सा है। आपको लंबे समय तक सुशील मोदी डिप्टी सीएम वहां पे रहे हैं। एकदम एकदम तो मतलब अगर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं, वो तमाम सारी चीज, तो आज का युवा युवा मतदाता इतना समझदार है, वो समझता है, और वो कंपेयर करेगा, वो तुलना करेगा। हो सकता है कि वो डिग्री का फर्क हो, और कंपेयर करने के बाद उसको लगता हो कि ठीक है 19 और 20 का फर्क है, तो जिसका 19 है उसी के साथ चलो, वो फैसला ले सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे एक एक ये विचार का एक केंद्र तो दे दिया, एक विचार का भाव दे दिया कि आप विचारिए और ये देखिए कि क्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार की जो ये कड़वी सच्चाई है कि बिहार की पब्लिक इस बात को समझती है कि हमें ये बदलाव करना है, बदलाव होना भी चाहिए, लेकिन बदलाव के जब विकल्प जब सामने आते हैं, तो यही बिहार की जनता उसको नकारती भी है, उसको मौका नहीं देती है। जन स्वराज पार्टी उसका सीधा 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 जीता जागता उदाहरण है कि अगर ऐसा होता, बिहार की जनता अपने आप को पीड़ित महसूस की होती, तो शायद वो इस तरह के फैसले नहीं करती। लेकिन मनीष, जो सबसे बड़ी चीज है वो आप देखिए कि विधानसभा के चुनाव में जो सबसे बुनियादी फर्क क्या हो जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, कि एक हर इलाके में अगर एक विधानसभा की बात करें तो करीब करीब 4.5 लाख 5 लाख करीब वोटर हुआ करते हैं। बिहार जैसा स्टेट या यूपी जैसा स्टेट है, तो वो संख्या बढ़ करके 7.5 लाख के आसपास चली जाती है। इन दोनों स्टेट्स में जनसंख्या चूंकि ज्यादा है, तो जनता को भी ये लगता है कि वो जो छोटे मोटे काम है, थाने की जो समस्या है, तहसील की जो समस्या है, कचहरी की जो थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें विधायक जी सपोर्ट कर देंगे, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा गुड़ागड़ित करते हैं कि अगर कोई समस्या आएगी जो, तो थाने जो है कौन सा नेता है जो हमारे साथ चलेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है कि बिहार में जो दल, जो विकल्प इस बात की करेगा कि हम कंप्लीट तरीके से करप्शन को दूर करना चाहते हैं, हम कंप्लीट जो व्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो इसलिए भी वहां की जनता के गले के नीचे नहीं उतर पाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्याओं से वो मतलब दबी हुई है कि उन समस्याओं से निराकरण के लिए उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उनके पीछे खड़े होंगे ताकि उनका काम हो सके। तो शायद एक बड़ी वजह यह भी होती है कि बिहार में जो वैकल्पिक राजनीति करने की जो बात करने वाले लोग हैं, शायद वो बहुत ही एक्सट्रीम व्यू पर जा करके अपनी नजरिए को रख रहे हैं, और बिहार की जनता उसको पसंद करते हुए भी वोटिंग के दिन जो है वो मतों में परिवर्तन जो है नहीं कर पा रही है। ये हो सकता है। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत ही विस्तार के साथ ललित चर्चा की, और बिहार में विधानसभा चुनाव में आपने स्थानीय विधायकों की बात की। मैं शराबबंदी का उदाहरण देना चाहूंगा, किस तरीके से शराबबंदी तो बिहार में हो गई, लेकिन शराबबंदी बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर कोई सहयोग कर रहा तो वो शराबबंदी कर रहा, क्योंकि थाने से लेकर प्रशासन के लोग शराब के नाम पे किस तरीके से कई लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ये सर्वविदित है। और ये किसी से मनीष से एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है लालू यादव से डरती है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लालू यादव से डरती है। इसमें कोई इसमें कहने में मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि लालू यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार में, आपको याद है कि रामकृष्ण आडवाणी के रथ को उन्होंने रोका था। और लालू यादव को केंद्र में अगर लालू यादव को 2004 में, आपको ध्यान होगा कि केंद्र में अगर यूपीए की सरकार बनी थी, तो उसके आधार कहीं ना कहीं लालू यादव थे। और लालू यादव 3 प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है किंग मेकर आप उनको कह सकते हैं, पहला देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। तो लालू यादव निश्चित तौर पे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उस तरीके से उनको अलाउ नहीं करता कि वो उतने एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो लालू यादव की राजनीति रही है, और वो जिस तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं, दक्षिण से लेके पूरब तक, पश्चिम दक्षिण, जहां भी जो भी राजनीतिक दल हैं, सब उनके टच में है, सब लालू यादव का सम्मान करते हैं, और सभी के साथ उन्होंने काम किया है, जनता दल में रहते हुए और यूपीए में भी रहते हुए। सोनिया गांधी तक उनकी बहुत इज्जत करती है। कल का आप ट्वीट देखिए, लालू यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, तो राहुल ने किस तरीके से उनका अभिवादन किया,
तो ये सभी दिखाता है, इसीलिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी डरती है लालू यादव से। और यही कारण है कि जंगल राज का एक चस्पा लगा दिया गया है। और कल भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि उसी लिगेसी का नुकसान जो है तेजस्वी को उठाना पड़ रहा है बिहार में। जो जंगल राज क्योंकि वो कहते हैं कि 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे सड़कों पे, महिलाएं जो इतना ज्वेलरी पहन के निकल नहीं पाती थी, किसी का मोटरसाइकिल छीना जाता था, किसी के साथ कुछ हो जाता था, अपहरण का एक अलग सिंडिकेट चल रहा था। तो ये तमाम बातें कह के चस्पा किया जाता है, उसका नुकसान तेजस्वी को हो रहा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर केंद्र की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, अगर उसको एक टेबल पर लाने के लिए अगर कोई सूत्रधार आज के तारीख में अगर है, आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन बनाने में भी लालू यादव जो है काफी सक्रिय नजर आ रहे थे उस समय। आपको ध्यान होगा उस तस्वीरों को लोकसभा चुनाव से पहले। तो निश्चित तौर पर बीजेपी डरती है लालू यादव से, क्योंकि उनका सामाजिक जो उनकी समीकरण है, जो पिछली और जो सामाजिक न्याय को लेकर जो उन्होंने उनका एक लंबा 15 साल उन्होंने राज किया है बिहार में। बिना आधार का तो कोई राज नहीं कर सकता था। इवन 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था लोकसभा के चुनाव में। तो ये बताता है कि लालू यादव निश्चित तौर पर एक मजबूत शख्स है और बीजेपी निश्चित तौर पे उनसे डरती है, क्योंकि वो पूरे देश की राजनीति को जो विपक्षी राजनीति है, विपक्षी दलों की राजनीति जो है उसको करीब ला सकते हैं, उसको एक टेबल पर लाने का मादा लालू यादव रखते हैं। ललित, अच्छा मनीष, एक सवाल और है कि लालू यादव लोकप्रिय रहे, लेकिन क्या वो सफल रहे, और इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रहती है? नहीं, निश्चित तौर पे असफल देखिए, सामाजिक न्याय को लेकर जरूर बिहार में जो कहा जाता है उसका उनको क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन अगर देखें बिहार के विकास और बिहार की बदहाली, ये भी तय बात है कि बिहार में माइग्रेशन सबसे ज्यादा 90 के दशक से शुरू हुआ, जब शिक्षा व्यवस्था जो है वहां पे बहुत चरमरा गई थी। उद्योग धंधे, क्योंकि अपहरण उद्योग चल रहा था, कोई निवेश नहीं कर रहा था। और बिहार में जो बड़े व्यापारी थे वो अपने निवेश को उखाड़ कर गुजरात, राजस्थान, दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। इस चीज का नुकसान आरजेडी को हुआ, लालू यादव को नुकसान हुआ। और फिर 1997 से चारा घोटाला जब उनके ऊपर आ गया, तो खुद को वो निर्दोष साबित करने में लंबा समय उनको इसी मतलब कोर्ट कचहरी में ही उनका लंबा वक्त गुजर गया। तो चारा घोटाला के बाद तो आप कहिए कि लालू यादव, राबड़ी देवी को उन्होंने जरूर मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो स्थिरता, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है, वो देखने को नहीं मिली और विकास के राह से जरूर भटक गया। और जब तमाम राज्य, जब आर्थिक उदारीकरण के बाद कई राज्य, चाहे कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें, तब आंध्र का तब विभाजन नहीं हुआ था, तेलंगाना बना नहीं था, ये तमाम राज्य बहुत आगे निकल गए। लेकिन बिहार जो है पिछड़ गया। और उन 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ ललित, झारखंड प्रदेश बन गया, तो झारखंड जो बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स हुआ करता था, वो बिहार से कट कर अलग हो गया। तो वो तो समझिए कि सबसे आखिरी कील जो है वो बिहार के बदहाली के लिए था। और उसके बाद से कोई विशेष पैकेज जो होता है, जिसकी मांग की जा रही थी बिहार की तरफ से, ना तो यूपीए में रहते हुए विशेष पैकेज मिल पाया और ना एनडीए के रहते हुए सरकार, मोदी सरकार में विशेष पैकेज मिल पाया। तो बिहार पे राजनीति तो बहुत हुई है, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए था शायद वो उसको मिल नहीं पाया है। ललित, अच्छा मनीष, एक सवाल और है कि लालू यादव के बने रहने के पीछे, जब तक 2004 में जब भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था उनकी पार्टी ने, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो बूथ कैप्चरिंग को ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो बूथ कैप्चरिंग के बदौलत ही बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, और उसके बाद जब शक्ति होनी शुरू हुई और शक्ति हुई, तो उसके बाद जो है वो सब कुछ जो है सामने उनका सच सामने आ चुका था, और उसके बाद जो है उनकी एक तरीके से विदाई हो गई। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए 90 के दशक में जरूर बूथ कैप्चरिंग की बात की जाती है, जिसका जहां पे और बूथ कैप्चरिंग का केवल आप लालू यादव या उनके पार्टी को ही, उनके लोगों को ही दोष नहीं दे सकते, बल्कि जो विपक्षी खेमे से जो बाहुबली वहां पे हुआ करते थे, वो बाहुबली भी वहां पे वोट बूथ कैप्चरिंग का बहुत ज्यादा कार्य किया करते थे। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैंने नजदीक से देखा भी है ललित जी। और अच्छा। 2004 के मतदान में तो ईवीएम का आ चुका था वहां पे 2004 के विधानसभा चुनाव में। और 2004 में क्योंकि आपको ध्यान होगा, एनडीए भाजपा की जो इंडिया शाइनिंग जो थी, एनडीए की जो इंडिया शाइनिंग जो था, वो चला नहीं था। आरएसएस जो है वाजपेयी सरकार के
लिए चुनाव प्रचार में वो शामिल नहीं हुआ था संघ। और साथ ही साथ इंडिया शाइनिंग को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि समाज में जो अभी भी जो हम कहते हैं कि एक वर्ग बहुत आगे चला गया, एक वर्ग बहुत पीछे चला गया, तो समाज में आर्थिक तौर पे उस समय भी बहुत डिवीजन देखा जा रहा था। तो 2004 में वाजपेयी सरकार की वापसी नहीं होती है। यूपीए जो है, बिहार में कांग्रेस आरजेडी मिलकर लड़ती है, रामविलास पासवान उसमें शामिल थे। आपको ध्यान होगा कि तब सोनिया गांधी खुद चल के 12 जनपद जहां रामविलास पासवान रहा करते थे उनके घर तक वो चली गई थी। और सोनिया गांधी उस पूरे गठबंधन की कड़ी थी, उसकी ध्रुव थी वो। तो आप कह सकते हैं कि 2004 में, तो ये कहना गलत होगा कि बूथ कैप्चरिंग के जरिए 24 के आसपास, मुझे जहां तक याद है कि 24 लोकसभा की सीटें आरजेडी जीतने में कामयाब हुई थी तब। और बिहार में बीजेपी को, जेडीयू को बहुत तगड़ा झटका लगा था। तब जॉर्ज फर्नांडिस काफी एक्टिव थे, नीतीश कुमार भी एक्टिव थे। और लेकिन निश्चित तौर पे 2009 में ये गठबंधन नहीं रहा था। जब यूपीए 2 बनी ललित, तो आरजेडी अलग लड़ी, उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाया, रामविलास पासवान अलग लड़े। और बाद में लालू यादव और कांग्रेस में संबंध भी जो है उतने अच्छे नहीं रह गए थे। हालांकि बाद में इन लोगों ये लोग एक टेबल पे लौटे, फिर समझौता हुआ आपस में। लेकिन 2009 में अलग लड़े थे, जिसका खामियाजा भी लालू यादव को उठाना पड़ा था। अच्छा मनीष, एक चीज और है कि अगर हम लोग पीछे मुड़ करके देखें तो अभी भी स्थिति ये है कि बिहार आज भी वहीं पे खड़ा है, और चर्चित जितने भी चेहरे हैं उनके असफल विकास की ये गवाही है। मतलब कि क्लेम तो वो करते थे जो है कि हमने ये कर दिया, हमने बड़ा काम कर दिया, बड़े बड़े परिवर्तन ला दिए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। एज इट इज बिहार जो है नजर आता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। वही बात, मतलब राजनीतिक दल में क्या है कि वही करप्शन की बात, वही क्राइम की बात, उसके बाद जो है फिर भाई भतीजावाद की बात। मतलब वो कहते हैं कि कहीं किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये विकास जो है, लोगों का विकास जो असफल रहा जो है, मतलब ढोल नहीं, ज्यादा पीटे, जमीन पर काम कम किए। देखिए 2000, अगर आप जंगल राज की बात करते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जो आरजेडी के रिजीम में हुआ करती थी, उसमें निश्चित तौर पर 2005 और 2010 के दौर में काफी कार्य हुआ। नीतीश कुमार जब अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने लड़कियों को साइकिल बांटी, लड़कियों को शिक्षित करने को लेकर परिवार में जागरूकता आई, और लोग अपनी लड़कियों को भेजने लगे स्कूलों में। और साइकिल जो उन्होंने बांटा, जिसकी पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई, पूरे देश में तारीफ हुई, उसके उनके उस मॉडल को कई दूसरे राज्यों ने भी अपनाया, अपने अपनाया अपने भी है, सही है। राज्यों में लड़कियों को साइकिल बांटा। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। और महिलाओं की भागीदारी जो है, अगर आप कह सकते हैं कि इन्होंने पंचायत में भी जो है वहां पे रिजर्वेशन को नीतीश कुमार ने वहां पे लागू किया, वहां बिहार में। और उसके कारण बिहार में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन जब नीतीश कुमार के खुद के हसरतें काफी बढ़ गई थी, खुद को वो जब वो एल के आडवाणी, अरुण जेटली, इन सब के बहुत करीब हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय पटल पे अपने लिए एक बड़ा स्पेस 2014 में देख रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में विकास की पटरी जो है, गाड़ी जो है, वो पटरी से उतर चुकी थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको ये भी याद होगा कि जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था उस दौरान। और राजनीति के चक्कर में बिहार को खासा नुकसान हुआ, और बिहार पिछड़ गया कहीं ना कहीं विकास के पैमाने पर। और उसका हम देख रहे हैं कि उसके बाद से कभी एनडीए बीजेपी के साथ नीतीश चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कुर्सी बचाने में उनका ज्यादा यकीन रहा है, भले ही बिहार की विकास जो है वो पिछड़ती चली गई हो। लेकिन ये कब तक जारी रहता है, बिहार के लोगों का ये दुर्भाग्य है, अगर यूं कहूं कि देश में जहां तमाम राज्य हर मापदंड पे, हर मानक पे इतने आगे चले गए हैं, बिहार की ये लिए त्रासदी है ललित, कि वो हर मानक पे पीछे नजर आती है। और भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही। शराबबंदी बंदी से कहीं भी काम नहीं चलता, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मैं बिहार की बात करूं। शराबबंदी जो है वो करप्शन को बढ़ाने का ही काम करती है। नीतीश कुमार ने अपने लिए इसको एक मुद्दा बना लिया था, लेकिन उसका खासा नुकसान बिहार के रेवेन्यू से लेकर, क्योंकि रेवेन्यू के सोर्स नहीं है, रेवेन्यू के सोर्स नहीं है वहां पे। और उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू को तिलांजलि दे दी है शराबबंदी करके, और उसका एक अलग भ्रष्टाचार की नदी वहां पे बह रही है शराब को लेकर। तो देखना होगा। लेकिन बिहार में जो डेवलपमेंट अगर नजर भी आपको आता है, तो केंद्र की योजनाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। ग्रामीण सड़क योजना, जो आपको याद होगा, ग्रामीण सड़क योजना एक बहुत बड़ी परियोजना चली, गांवों को शहर से जोड़ना, उसका बिहार को लाभ हुआ।
एनएचआई का जो प्रोजेक्ट चलता है उसका लाभ मिला उसको। लेकिन शिक्षा के लेवल पे वहां पे नए आज तक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं है ललित। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा नहीं मिल मनीष पाया। मनीष इसी से जुड़ा सवाल है कि मतलब सत्ता का लोभ और समीकरण, यही जो चर्चा में रहे। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल, जैसा कि आपने बोला कि बिहार का दुर्भाग्य ये कि एक भी सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं है, तो क्या जनता केवल साइकिल, लैपटॉप, राशन, इन्हीं सब चीज के लिए है? मतलब विकास, डेवलपमेंट कौन करेगा? ये बड़ा वाजिब बिल्कुल। सवाल है कि बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं होना, और उसके बाद वही राशन, वही साइकिल, वही लैपटॉप, इस पर कॉस्मेटिक सर्जरी करते चलो जो है, तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट कौन करेगा? बिल्कुल कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब देखिए 5 किलो अनाज के दम पे वोट मिल जा रहा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बिहार में काफी लोगों को पक्का घर दिया है, वोट उससे मिल जा रहा है। निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है। हर घर में टॉयलेट, सबके घर में पीने का पानी, ये तमाम योजनाएं अच्छी हैं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे, आज भी लोग पलायन वहां से कर रहे हैं। आज भी कोई भी मध्यम वर्ग जो है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरी जगह भेजना ज्यादा पसंद करता है। तैयारी के लिए लोग कोटा, दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस ज्यादा जाना पसंद करते हैं। सिविल सर्विसेज का तैयारी हो तो वो लोग दिल्ली आते हैं, प्रयागराज जाते हैं। उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए बनारस जाना पसंद करते हैं, बगल में बनारस है। लेकिन बिहार में जो है ये तमाम दिक्कतें हैं, और शायद राजनीतिक दल जो है इसको आज तक एडमिट नहीं कर पाए हैं कि बिहार की असली दिक्कत क्या है, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाना हो, बिहार अपने पैर पे खुद कैसे खड़ा हो। आज तक आप देखिए बाढ़ के पानी के कारण पूरा उत्तर बिहार प्रभावित होता है। बांध की चर्चा जब हम छोटे थे तब से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक बांध तैयार नहीं हो पाया। 3 दशक बीत चुका है वहां पे। अभी भी बाढ़ के पानी से, नेपाल से जो पानी आता है उससे पूरा उत्तर भारत में जो है तबाही मचती है। ये तमाम त्रासदी है बिहार के साथ। लेकिन वही स्थिति है, पॉलिटिकल जो है वहां पे जो राजनेता है सब अपनी कुर्सी बचाने पे ज्यादा यकीन करते हैं, सत्ता में बने रहने पे ज्यादा यकीन करते हैं। भाई भतीजावाद वहां पे ज्यादा हावी है। दामाद आयोग कहें या जो कहें, जमाई अपने परिवार में लोगों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस सब में पिछड़ गई है ललित, और पिछड़ी हुई नजर आ रही है। और उसके लिए मतलब कहीं से उजाला, सूर्य की किरण जो है ना, वो कहीं से मुझे दिखाई नहीं देती। बीइंग अ अच्छा मनीष, बिहारी मुझे ये कहते हुए दुख मनीष होता है। मनीष जो वोटर्स हैं, ये लाभार्थी वर्ग में तब्दील हो चुके हैं। मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि वोटर को ही लाभार्थी वर्ग में तब्दील कर दो और अपनी मतों की संख्या को बढ़ाते रहो? देखिए 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो बिहार में आपको आरजेडी के साथ एक दिक्कत क्या है, तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत है कि 10 लाख उन्होंने नौकरियों, सरकारी नौकरियों का तो वादा कर दिया। लेकिन आप उनको देखेंगे कि महिलाओं के बीच में आरजेडी की लोकप्रियता वैसी नहीं है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है। और वो जो लाभार्थी वर्ग है, क्योंकि आप ये भी मान के चलेंगे कि उत्तर बिहार में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पुरुष, उस घर का जो पुरुष व्यक्ति है वो किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए चला जाता है, महिलाएं वहीं रह जाती हैं। और जो सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उनको मिल रहा होता है, खाते में पैसा आ रहा होता है, मनरेगा का पैसा हो, अनाज उनको मिल रहा है, घर, पक्का घर बन गया, पीने का पानी आ गया। तो जो लाभार्थी वर्ग तैयार करने के लिए जो बीजेपी की जो कोशिश है और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है, उन्होंने लाभार्थी वर्ग तो तैयार कर दिया। लेकिन फिर यहाँ से आगे क्या, क्या लाभार्थी, क्या 5 किलो अनाज, इसी से काम चल जाएगा? रोजगार के साधन कैसे बढ़े, उद्योग धंधे वहां कैसे लगे, इस पर कोई बात नहीं करता। आज भी प्रधानमंत्री की रैली हुई तो बिहार में गरीबी की ही बात हो रही है, जबकि दूसरे राज्यों में आप नहीं सुनेंगे कि इस तरीके से गरीबी पे कहीं और जगह बात होती रैली है, में एकदम चर्चा की सही। जाती। अच्छा मनीष से एक अंतिम सवाल के साथ हम लोग रैप करेंगे। ये होता है कि 2000 के पहले तक जब बिहार अविभाजित था, झारखंड भी हिस्सा था, तो बिहार के साथ ये थी जो कि मतलब टैलेंट का एक पुल था, और दूसरी तरफ जो है धरती के मतलब धरती के अंदर खजाना ही खजाना था। सारी खनिज संपदाएं थी, सब कुछ था। मतलब एक तरीके से बिहार जो है देश के उन समृद्ध राज्यों में, मतलब उसकी जो पोटेंशियल थी
वो कहीं बहुत ज्यादा थी। अगर यूपी से तुलना करें बिहार की और 2000 के पहले, तो यूपी के पास जो है उतनी ज्यादा जो है वो रत्न संपदा नहीं थी, खनिज संपदा नहीं थी जितना बिहार के पास था। लेकिन यह है कि रेस में बिहार जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो पिछड़ता ही गया। तो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ ललित। और मनीष, इसी में है कि जो भी कुछ हुआ 2000 के पहले अविभाजित जब बिहार था, तो खनिज संपदा होने के बावजूद भी बिहार पिछड़ गया और उसके बाद चारा घोटाला का एक तमगा जो है लग गया, जिसका आप सामना जो देखिए, है लालू यादव को करना पड़ा। बिल्कुल बिहार में देखिए, जो दक्षिण बिहार जहाँ पे खनिज संपदा हुआ करता है, वहां की दिक्कत क्या थी? वहां जो ट्राइबल्स हैं, झारखंड में जो ट्राइबल्स थे, उनको हमेशा से लगता था कि जो हम इतने सारे खनिज संपदा होने के बावजूद हमारा विकास नहीं हो रहा है। उत्तर भारत के लोग उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार में रह रहे हैं, और शहरी इलाकों में वो ज्यादा लाभ ले जा रहे हैं, पढ़ लिख के यहाँ आ रहे हैं, वो नौकरियों में उनकी ज्यादा भागीदारी है, वहाँ के डेवलपमेंट में, ट्रेड में, कारोबार में उनकी ज्यादा भागीदारी है। तो जो झारखंड के जो ट्राइबल्स थे, उनको इस बात का मलाल था, जिसके कारण आप देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे, आसू जैसे पार्टियों का वहां पे उदय होता है इसी के चलते। और उत्तर भारत में अगर मैं बात करूं, उत्तर भारत की अगर बात करूं, तो जाहिर तौर पर उत्तर भारत में जो है कृषि पे आधारित था। उत्तर भारत कृषि पे बेस था। उत्तर भारत में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया ललित, जिस तरीके से होना चाहिए था। दक्षिण भारतीय लोगों को, जो वहाँ के ट्राइबल्स थे, उनको इस बात का मलाल था कि उनको विकास में उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जिसके कारण झारखंड के अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो रही थी। और झारखंड अलग राज्य बन गया तो उत्तर भारत के लिए राजस्व की दिक्कत वहां पे हो गई, क्योंकि वो कृषि पे निर्भर था। वो भी कृषि ऐसा कि कभी बाढ़ के पानी से बह जाता है खेत वहां पे, या सालों भर खेत पानी में डूबा रहता है। तो कहीं ना कहीं जब विभाजन हुआ, एक वैसा मॉडल तैयार नहीं हुआ कि किस तरीके से दोनों राज्यों को का उस तरीके से विकास हो। आज तक राहत पैकेज जो है, बिहार के अलग होने के बाद भी उसको पैकेज नहीं मिला, उद्योग वहां पे धंधे नहीं लगे, और ये बिहार की त्रासदी है। आज झारखंड में देखिए, झारखंड अलग राज्य बन गया तो कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पे हमने देखा है। वहां पे भी कम भ्रष्टाचार नहीं था। आप देखिए, पिछले हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हुई इस बार, लेकिन उसके पहले जो भी सरकार बनती थी, मुझे लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद शायद 5-6 मुख्यमंत्री वहां पे कुछ ही वर्षों में वहां पे बन चुके थे। एक विधायक के नेतृत्व में वहां पे सरकार चल रही थी, जिसका केवल एक ही खुद विधायक था, वो मुख्यमंत्री वहां पे बना हुआ था। मैं मधु कोड़ा की बात कर रहा हूँ। तो तो इस तरीके के भी मनीष कुल मिला करके ये है कि जैसा कि आपने देखा कि आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे सिवान के जसोली में, जो हम लोग का भी है कि नीतीश कुमार की विदाई तय, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो, और कम से कम जेडीयू के नेताओं के अंदर एक तो बेचैनी का होना स्वाभाविक है कि मैं आखिरकार। इसमें जोड़ दूं आपको ललित जी, जेडीयू के नेताओं में बेचैनी कितनी होगी, मुझे इस बात को लेकर संशय है, क्योंकि अच्छा। जेडीयू के नेता तो इसके सूत्रधार हैं। ये जो कुछ अभी बिहार में देखने को मिलेगा, इसमें कई अशोक चौधरी, संजय झा सरीके जो लोग हैं, ललन सिंह जैसे लोग हैं, ये तो इसके सूत्रधार है। नीतीश कुमार को ये हैरानी, जब कहते हैं ना कि जमीन के नीचे से आपके कारपेट खींच लिया जाए, तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला समय जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दिक्कत उनके और उनके जो करीबी, जो बिल्कुल नीतीश के करीबी हैं, उनको दिक्कत हो सकती है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, कि एनडीए जो है बिहार को नई बुलंदी पे ले जाएगा। देखना होगा बुलंदी किसकी होती है, कौन बुलंद होता है, लेकिन ये बड़ा सवाल रहेगा ललित जी। तो मनीष, जैसा कि हम लोग एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि उनको निष्पक्ष ओपिनियन के लिए, अगर किसी सब्जेक्ट पर अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही हम लोग एक नए विषय के साथ, जो बिहार से कोई जुड़ी विषय होगी, जो कि विधानसभा का चुनाव भी है वहाँ पे नवंबर के महीने में होना है, तो उस पर एक सार्थक सोच के साथ, एक सार्थक तथ्यों के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। और तब तक के लिए शुक्रिया। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मनीष, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।